नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो खबरों को विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, खेल जगत के समाचार, आर्थिक जगत की सुर्खियां, साथ ही मौसम का हाल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के साथ नए अध्याय की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 132 किलोमीटर लंबी ऊर्जा पाइपलाइन का किया उद्घाटन। बांग्लादेश में प्रतिवर्ष 10 लाख टन सालाना होगी डीजल की आपूर्ति। खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मददगार मोटा अनाज। वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, मोटा अनाज मिशन से 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ। देश में व्यापक परिवर्तन के लिए राजनीति में आ रही हैं महिलाएं। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का छात्राओं से संवाद। कहा, बदलते भारत में सिर्फ भागीदारी नहीं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व करें महिलाएं। पंजाब में हिरासत में लिए अमृतपाल सिंह के कुछ सहयोगी। राज्य में इंटरनेट सेवाएं रविवार तक निलंबित। पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश, ओला गिरने से फसलों को नुकसान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और आइए खबरें विस्तार से। भारत बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है कि वो बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी एक बेहतरीन उदाहरण होगी। पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई से खर्च तो घटेगा ही, इस सप्लाई का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। भरोसेमंद और किफायती डीजल सप्लाई कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। स्थानीय उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। यह आवश्यक है कि हम अपनी कनेक्टिविटी के हर स्तंभ को सुदृढ़ करते जाएं, चाहे वह परिवहन के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, बिजली की ग्रिड की बात हो या डिजिटल क्षेत्र में। जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। ये दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इस पर 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। पाइपलाइन में हाई स्पीड डीजल के 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के परिवहन की क्षमता है। ये शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में आपूर्ति करेगा। मैत्री पाइपलाइन के संचालन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोटा अनाज खाद्य सुरक्षा के साथ साथ खान पान संबंधी आदतों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से देश की खाद्य टोकरी में इन पोषक अनाजों की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के मोटा अनाज मिशन से 2.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को लाभ होगा। एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी, दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मोटे अनाज या श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में और रसायनों एवं उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मोटे अनाज पर एक वीडियो जारी किया। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और IIMR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। सम्मेलन में कई देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विज्ञानी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्टार्टअप लीडर शामिल हैं। कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। वैश्विक सम्मेलन मोटे अनाजों की खेती, पोषण बाजार और अनुसंधान के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। संसद टीवी संवाददाता अमरिंदर गुप्ता के साथ बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बातें कही कि इससे जागरूकता के लिए सभी मंत्रालयों, राज्यों, किसानों और स्टार्टअप के साथ निर्यातकों की भूमिका तय की जाएगी। बड़ा गर्व का समय जब भारत की अगुवाई में पूरा देश मिलेट्स ईयर मना रहा है। सर, कैसा पल महसूस कर रहे हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन का प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी, देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक अवसर है और हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट्स ईयर 2023 घोषित किया है। मिलेट्स समय की आवश्यकता है और सारी दुनिया की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज खाद्यान्न की प्रचुरता हमारे पास है, लेकिन भोजन की थाली में पोषक तत्वों का अभाव है और आज ज़रूरी है पोषकता पर सोचना, विचार करना, उसका उपयोग सुनिश्चित करना। और इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये मिलेट्स वर्ष एक तौर से ऐतिहासिक वर्ष है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे सत्रों का आयोजन किया गया। किस तरह के सत्र हैं और किन किन विषयों पे चर्चा होगी? एक और दूसरा सर, आने वाले समय में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से मिलेट्स ईयर के प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र था जिसको प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। उसके बाद तकनीकी सत्र अलग अलग हो रहे हैं, मिलेट्स के उत्पादन पर, उत्पादकता पर, उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट, बीज से बाज़ार तक की पहुंच, प्रोसेसिंग और उसको मार्केट ठीक मिले, इन सब पर अलग अलग सत्र हो रहे हैं
और वो सभी सत्र निश्चित रूप से बड़े इस लाभप्रद होंगे। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जो ये महत्वपूर्ण वर्ष है मिलेट्स ईयर 2023, इसमें जो मिलेट्स को लेकर जो जागरूकता है उसका असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन डी के पांडे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आज महिलाएं देश के डेवलपमेंट विजन के केंद्र में हैं। वो दिल्ली के दौलत राम कॉलेज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं संसदीय लोकतंत्र के जरिए देश में व्यापक परिवर्तन ला सकती हैं और इसी सोच के साथ महिलाएं अब राजनीति में भी आगे आ रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज विमेन डेवलपमेंट के अनुभवों से सीखते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण बन रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्राओं से कहा कि इस बदलते भारत में उनका संकल्प सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में नेतृत्व करने का होना चाहिए। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि हम इस बदलते भारत के अंदर भागीदारी नहीं, हम नेतृत्व करेंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यही हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए कि देश और दुनिया के अंदर हर सेक्टर के अंदर भारत की छात्राएं युवा नेतृत्व करे। इस सपने को जब हम पूरा होते देखेंगे तो बदलते भारत की तस्वीर दुनिया में दिखेगी और एक दिन दुनिया के अंदर भारत की छात्राएं नेतृत्व करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से उद्योग और प्रौद्योगिकी से रक्षा तक आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां अमृतकाल में देश के संकल्पों के साकार होने का विश्वास दिलाती हैं। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया कि वो बाकी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाते हुए देश के प्रति अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल आने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही रिटायर्ड प्रोफेसर्स और प्राध्यापकों को सम्मानित किया गया। कोई समय था जब हम 15 महिलाएं हमारी संसद के अंदर हुआ करती थी। आज 115 महिलाएं संसद के अंदर हैं। समय बदलता जा रहा है, हर बार महिला सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है, राज्य विधानसभाओं में संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं के अंदर 14 लाख से ज्यादा महिलाएं उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से गांव शहर में बदलाव का वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 33% तक हो जाएगी। भारत को 2033-34 तक वैश्विक दूध उत्पादन में 330 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। गांधीनगर में आयोजित 49वीं डेयरी उद्योग सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सहकारी समितियों को इसे हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर की पंचायतों में 2 लाख ग्रामीण डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए डेयरी क्षेत्र पर निर्भर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना से डेयरी उत्पादनों का निर्यात 5 गुना बढ़ने की संभावना है। 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर सिविल अस्पताल में मुफ्त भोजन केंद्र का भी उद्घाटन किया। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कन्याकुमारी में अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर पानी में एक टापू पर बने स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक स्मारक का दौरा किया। उन्होंने इसे एक यादगार अनुभव बताते हुए विवेकानंद केंद्र की सराहना की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और कुछ इलाकों में भारत और चीन दोनों देशों के सैनिकों की नजदीक तैनाती करने के चलते सैन्य आकलन के अनुसार हालात काफी खतरनाक है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति हुई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को देश की अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले बयानों के प्रति सतर्क रहने और उन्हें जगह देने से बचने का आग्रह किया। वो मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत 156 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक बंदरगाहों पर कोयला, सीमेंट, उर्वरक खदान जैसे थोक जिन्स की आवाजाही के लिए 156 ढांचागत परियोजनाओं को योजना के तहत चिन्हित किया गया है। भारत में 126 दिन के बाद एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 800 से अधिक मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के 843 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 4,46,94,349 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 में वुहान के एक बाजार में लिए गए नमूनों से संबंधित डेटा को रोक कर रखने के लिए चीन की आलोचना की, जो कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता था। संगठन ने चीन को पारदर्शिता बरतने और जांच के परिणाम साझा करने के लिए कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाल अधिकार आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले के बाद यूक्रेन पर रूस का व्यापक हमला जारी है। रूस ने शुक्रवार की रात 16 रूसी ड्रोन ने हमला किया। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में उत्तर कोरिया में मानवाधिकार हनन की गंभीर स्थिति और वहां बढ़ते दमन को रेखांकित किया है। चीन और रूस ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ 2 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन कल हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी की और पुलिस पर पथराव किया। भारतीय मुक्केबाजों का महिला विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी है। आज 3 मुक्केबाजों नीतू गंधास, प्रीति और मंजू बाम्बोरिया ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यों की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कर्नाटक दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुमकुरू में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर में दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन 3000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रस्फुटन समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के 35,000 प्रतिभागियों के महाकुंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता के JW मैरियट होटल में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। AIADMK के अंतरिम प्रमुख E.K. पलानीस्वामी ने आज पार्टी के महासचिव पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं प्रतिद्वंदी नेता O. पनीरसेल्वम ने EPS खेमे की आलोचना करते हुए उस पर चुनाव कराने में पार्टी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए।
पंजाब पुलिस ने कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के कई समर्थकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जालंधर जिले के मेहातपुर गांव में अमृतपाल सिंह के काफिले को पुलिस ने रोका। उपदेशक अमृतपाल सिंह के सहयोगियों को पकड़ा गया है। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में रविवार तक के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और इसी बीच पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है और फर्जी खबरें और नफरत भरे भाषण नहीं फैलाने का अनुरोध किया है। पिछले महीने अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक तलवारें और पिस्टल लहराते हुए अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में अजनाला थाने में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पंजाब सरकार ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मानयोग ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ he has restored the rule of law। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ क्यों ना होवे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देयर इज रूल ऑफ लॉ। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं रायपुर में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में ओले गिरने के साथ बारिश हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने पूरे भारत के लिए येलो अलर्ट और पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, बंगाल और ओडिशा में ओलावृष्टि और बिजली कड़कने की संभावना है। और येलो अलर्ट जारी किया है ऑलमोस्ट पूरा इंडियन रीजन के लिए, और ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट हमारा उत्तराखंड में और ईस्ट राजस्थान में आज थोड़ा बहुत हेल का पॉसिबिलिटी देख के हम अलर्ट इशू किया है। और मेन जो हमारा आज का टारगेट रीजन है, अगर हेल और लाइटनिंग, मोर इम्पोर्टेंटली लाइटनिंग के हिसाब से, तो वो होगा हमारा छत्तीसगढ़, विदर्भा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार, तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम। और जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने 2016 में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों का चेहरा रहे मौलवी सर्जन बरकती द्वारा चंदा वसूलने और व्यक्तिगत लाभ के लिए उक्त राशि का इस्तेमाल करने से जुड़े एक मामले में 8 जगहों पर छापेमारी की। एसआईए ने चंदा जुटाने और राष्ट्र विरोधी भाषणों की जांच के सिलसिले में इस साल की शुरुआत में बरकती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध आतंकवादी स्रोतों के जरिए चंदे के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ, मुनाफाखोरी और अलगाववादी आतंकवादी अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने के भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद रवाना होने के बाद पुलिसकर्मियों ने लाहौर में उनके आवास में एक बड़ा अभियान चलाया और उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख के आवास के प्रवेश द्वार से अवरोधक हटा दिए और उन सभी शिविरों को ढहा दिया जो पीटीआई कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की रक्षा के लिए बनाए थे। इस अभियान के दौरान करीब 10 कार्यकर्ता घायल हुए और 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में सूचना मंत्री आमिर मीर ने बताया कि जमान पार्क इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस अभियान शुरू किया गया है। उधर इस्लामाबाद में इमरान खान की भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत में पेशी से पहले न्यायिक परिसर के बाहर सुरक्षा बलों और इमरान खान के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली के दौलत राम कॉलेज के वार्षिक समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियों के साथ। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।